प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम सभी लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था गैसों का अणुगति सिद्धांत। याद करिए, गैसों के अणुगति सिद्धांत से रिलेटेड कई सारी टॉपिक हम लोगों ने कल डिस्कस किया। सबसे पहले उनेसा जी कल की क्लास में चर्चा हुई थी कि ऐसी समस्त वस्तुएं जिनमें भार होता हो, जो रहने के लिए स्थान घेरते हो, जिनका ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सके, द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। कुर्सी, बेंच, मेज, घर, मकान, कॉपी, किताब, सारी की सारी चीजें द्रव्य या पदार्थ होती हैं। और जब इनकी संख्या ज्यादा मात्रा में है तो इनके अध्ययन में सरलता हेतु इन्हें कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। वर्तमान में पदार्थ का वर्गीकरण 5 प्रकार से हुआ है, लेकिन हम लोग अभय मौर्य ज्यादातर जो है पदार्थ को 3 ही अवस्थाओं में मिलकर बना पड़ते हैं: ठोस, द्रव, गैस। आपको कल जो है ठोस क्या होता है, द्रव क्या है, गैस क्या है, ये सारी चीजें समझाए थे। तो हाँ, इस तरह से ध्यान दीजिएगा देवेश बेटा। कल आपको बताए थे कि ऐसे समस्त पदार्थ जिनके अणु बहुत पास पास हों, जिनके अणुओं के मध्य की अंतर परमाणु दूरी बहुत अधिक हो, बहुत कम हो, अंतर परमाणु बल बहुत अधिक हो, आकार और आयतन निश्चित हो, किसी भी दिशा में बहते ना हो, ठोस होते हैं। ऐसे समस्त पदार्थ जिनके अणुओं के मध्य की अंतर परमाणु दूरी ठोसों से अधिक होती हो और जो ऊपर से नीचे बहते हो, और जिनका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता हो, अंतर परमाणु दूरी ठोसों से ज्यादा और अंतर परमाणु बल ठोस के अपेक्षा कम हो, द्रव कहलाते हैं। तीसरी कंडीशन गैस की थी, लेकिन जिसके बारे में हमने 10-12 विशेषताएं बताई थी। तो याद करो वो क्या क्या थी। सबसे पहला कि गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसके अणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिनके अणुओं का आयतन नगण्य होता है, अणुओं में आयतन नहीं होता। गैस वह अवस्था होती है जिनके अणुओं के बीच की अंतर परमाणु दूरी ठोस और द्रव दोनों के अपेक्षा बहुत अधिक होती है। गैस वह अवस्था है जिनके अणुओं के बीच का अंतर परमाणु बल ठोस और द्रव दोनों के अपेक्षा एकदम कम नगण्य होता है। गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसके अणु सभी दिशाओं में गति करने के लिए सक्षम होते हैं। गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। गैस के अणु आपस में टकराते हुए बर्तन की दीवार से लड़ते हुए गति करते रहते हैं। गैस के अणुओं में निश्चित द्रव्यमान का आयतन आरोपित दाब के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। शॉर्टकट में गैस बायल के नियम का पालन करती है, गैस चार्ल्स के नियम का पालन करती है, गैस दाब के नियम का पालन करती है। गैसों में वर्गमात्र मूल वेग होता है। गैसों का वर्गमात्र मूल वेग अणुभार और ताप पर निर्भर करता है। और ये जितनी अंतरानी है गैस की, इसी को गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गैस की व्याख्या कहते हैं। आपको बताए थे कल, बहुत अजीब बात बताए थे सुचिंता, कि गैसें 2 तरह से हमारी जानकारी में है। वास्तविक गैसें, हालांकि दोनों गैसों में ये सारे गुण होते हैं, लेकिन 3 गुणों में भिन्नताएं होती हैं। केवल 3 गुण डिफर होते हैं। वो वास्तविक गैसें वे गैसें होती हैं जिनके पहला गुण, वो वास्तविक गैसें वे गैसें होते हैं जिनके अणु बहुत सूक्ष्म, माने अणुओं का स्वयं का कोई आयतन नहीं होता, आयतन इनका नगण्य होता है, पहला गुण। वास्तविक गैसें वे गैसें होती हैं जिनके अणुओं के बीच कोई भी आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं काम करता, नगण्य होता है। वास्तविक गैसें वे गैसें होती हैं जो निम्न ताप और उच्च दाब पर गैसीय नियमों का पालन नहीं करती। दीज आर 3 विशेषता स्पेशल वास्तविक गैस की। और बच्चों, ऐसी समस्त गैसें जिनके अणुओं में कुछ न कुछ आयतन हो, जिनका आयतन नगण्य न हो, जिनके अणुओं के बीच का आकर्षण बल हो, नगण्य न हो, और जो हर ताप और हर दाब पर गैसीय नियमों का फॉलो करती हो, पालन करती हो, वे आदर्श गैस होती हैं।
आदर्श गैस के लिए लंतरानी कल बताए थे समीकरण पीवी बराबर म्यू आर टी, और वास्तविक गैसों के लिए समीकरण कल बताए थे P प्लस ए अपान बी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर। आपको याद हो कल मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया था, सुषमे जी कल पढ़ाए थे हम आपको बायल का नियम क्या होता है। ताप अगर स्थिर हो तो गैस का जो आयतन होता है उस पर आरोपित किए गए दाब के उल्टा अनुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल 1/P या PV बराबर K, माने गैसों पर आरोपित दाब और उनके निश्चित द्रव्यमान के आयतन का गुणनफल कांस्टेंट होता है। P1 V1 बराबर P2 V2, ऐसा लंतरानी आई थी कल। और जो लोग कल नहीं आए थे वो कल की वीडियो देखेंगे, मस्त जो है पूरी क्लास चली थी। उसके बाद बेटा आपको समझाए थे, याद करो भयानक बात, कि स्थिर दाब पर अगर दाब स्थिर कर दिया जाए तो गैसों के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उनके परम ताप के समानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल V बटा T बराबर K, B1 बटा T1 बराबर B2 बटा T2, चार्ल्स का नियम आया था। तो जैसा कि रोला की बहन हिडोला आप जान रही हैं, बायल का नियम स्थिर ताप के लिए है V प्रोपोर्शनल 1/P, और जो है चार्ल्स के नियम स्थिर दाब के लिए है V प्रोपोर्शनल T, दोनों मिलावटी। और जब दोनों मिलावटी तो B प्रोपोर्शनल T/P, तो फिर V बराबर RT/P, माने PV बराबर RT। और अगर N जो है अणु हो किसी गैस में, N मोल हो, तो फिर PV बराबर NRT या PV बराबर म्यू RT, ये फार्मूला बनती। और ये आदर्श गैस का भौकाली समीकरण है। PV बराबर म्यू RT को जरा आंखें फाड़ कर देखो, इस पर हमने कल आपसे चर्चा किया था। PV बराबर म्यू RT से R बराबर PV बटा म्यू T। ऊपर P का मात्रक लिख दे न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। V का मात्रक मीटर क्यूब, नीचे म्यू का मात्रक मोल, T का मात्रक केल्विन, तो R का मात्रक आ जाता है जूल प्रति मोल केल्विन। विमीय सूत्र P का रख दो ml-1 T-2, V का L3, नीचे म्यू का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता, T का थीटा, तो हल करने पर ml2 T-2 थीटा-1 आ जाता है। आपको कल एक बात और बताए थे कि एक शब्द केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मानक ताप दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मानक ताप का मतलब होता है प्यारे बच्चों 273 केल्विन, मानक ताप का मतलब, और मानक दाब का मतलब होता है एक वायुमंडलीय दाब या 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और आयतन मानक 22.4 लीटर होता है। तो अगर हम R का मान जानना चाहें तो PV बटा म्यू T में P के जगह धर दो 1.013 × 10⁵, V की जगह धर दो 22.4 लीटर, 22.4 × 10⁻³ घन मीटर, नीचे म्यू की जगह 1 की जगह 273। व्हेन यू सॉल्व करेंगे R का मान आ जाएगा 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कितनी सारी हेडिंग हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी, और आपने यह भी देखा कि सब समझ में आ रहा है, सब रिवाइज भी कर दिया, 1 to all सुस्मित सब डिवाइड कर दिया ना बेटा। उसके बाद कल आपको एक बात बताए थे कि अगर कोई बर्तन हो, हमारे साथ ध्यान देना, और उसमें V आयतन की कोई गैस भरी हो, तो गैस में कई सारे अणु होंगे, मान लेते हैं कितने अणु हैं, हर अणु क्या कर रहे होंगे, मान लेते हैं सारे अणुओं का वेग क्या है, V1 V2 V3 V4 Vn। ये अणुओं का वेग है कि नहीं? अगर कहें अणुओं के वेग का वर्ग बताओ तो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर V3 स्क्वायर V4 स्क्वायर Vn स्क्वायर। अगर कहें अणुओं के वेग के वर्ग का माध्य बताओ तो माध्य निकालने का तरीका होता है सबका जोड़ना जेठिया भाग देते। तो गैस के, हमारे साथ सुनो, अणुओं के वेग के वर्ग के माध्य का वैल्यू V1 स्क्वायर धन V2 स्क्वायर धन V3 स्क्वायर Vn स्क्वायर बटे n, और इसका वर्गमूल ले लेता। कहोगे कैसे? गैस के अणुओं के वेग के वर्ग के माध्य का वर्गमूल, वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है VRMS। यह वर्ग V से व्यक्त होता है √V1 स्क्वायर धन V2 स्क्वायर धन V3 स्क्वायर Vn स्क्वायर अपान। ओके ओके, डन, बात समझ में आई? एंड डाउट? अब बच्चों
यह बात जायकेदार है आपकी कि यह समझ में आना चाहिए कि आपने देखा कि गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है। आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई गैस किसी बर्तन में भरी होती है, ध्यान देना मेरी बात का, अगर कोई गैस किसी बर्तन में भरी होती है तो गैस के अणु टकराते रहते हैं। पूछो किससे? बर्तन की दीवारों से। और बर्तन की दीवारों पर वो इसलिए बल लगाते हैं, और बर्तन की दीवारों पर जो बल लगाते हैं अगर वो एकांक क्षेत्रफल पर लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? दाब। तो किसी गैस के, ध्यान से सुनना, समस्त अणुओं के द्वारा बर्तन के एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। तो बात समझ में आ रही है कि किसी गैस के समस्त अणुओं द्वारा बर्तन के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल दाब कहलाता है। और बच्चों, अगर कोई आदर्श गैस हो तो उसके अणु जो दाब डालेंगे वो आदर्श गैस के अणुओं द्वारा दाब। प्यारे बच्चों, एक बार हम फिर से बताएं, कोई गैस कहाँ रखी हुई है? ऐसा किसी बर्तन में। और अगर कोई गैस बेटा किसी बर्तन में रखी हुई तो गैस के अणु द्वारा बर्तन की दीवारों के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित जो बल है वही क्या है? तो यहां पर ध्यान दीजिए, किसी, ध्यान से करना, बर्तन में, ध्यान देना इधर, भरी गैस के समस्त अणुओं, एक मिनट कोई बोले नहीं, द्वारा बर्तन के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल, शिवांशु देख रहे हो? जी सर। आरोपित बल दाब कहलाता है। कोई दिक्कत बेटा? शिवांशु कोई दिक्कत? नो सर। एनीबॉडी कोई दिक्कत? ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग मेरे साथ प्लीज। कोई बेटा हम एक मान लेते हैं कि एक बर्तन है जिसमें गैस भरी है, ये भी मान लेते हैं वैसे बेटा कि मान लेते हैं घनाकार बर्तन है। कैसा बर्तन है? माना कोई एक घनाकार बर्तन है और इस घनाकार बर्तन की प्रत्येक भुजाएं, घनाकार कह रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें सब बेटा इस बर्तन की सभी भुजाएं बराबर होंगी। दिखा? मान ले रहे, थोड़ा ध्यान समझना बेटा प्लीज, सभी लोग बीच में बोला नहीं गुस्सा आ जाएंगे। कोई एक घनाकार बर्तन है, O A B C D E F, ऐसे जी। इधर क्लियर? अब एक चीज देखो जरा, अगर हमने घनाकार बर्तन कहा है तो इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं, ये इधर बेटा ये जो है x अक्ष है, कोई दिक्कत? ऐसे, और ये इधर y अक्ष, और इधर बेटा z अक्ष। गैस के अणु सभी दिशाओं में गति करते हैं ना, यहां से ऐसे। कोई अणु यहां v वेग से अगर गति करे इस बर्तन में, किस वेग से? वेक्टर v, वेग वेक्टर v हो तो इसके तीन घटक होंगे, vx, vy, vz। x अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा? vx, y अक्ष की दिशा में, और z अक्ष की दिशा में। समझ आ रहा है? नहीं बोल दो।
और अगर यहां से चलेगा अणु यहां तक आएगा, टकराएगा, टकरा के फिर लौटेगा, लौटते समय उसका वेग माइनस माने गति की दिशा बदल जाती है। ये सब अभी हम करेंगे। देखो इधर, माना यल भुजा वाले, उन्हें सब ध्यान से देखना, यल भुजा वाले एक घनाकार बर्तन, यल भुजा वाले एक घनाकार बर्तन, यल भुजा वाले एक घनाकार बर्तन में एक गैस भरी है। कोई दिक्कत बेटा? कोई एक घनाकार बर्तन है, कितनी भुजा वाला है? यल भुजा वाला, और इसमें जो है गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है बेटा? कोई डाउट? और गैस के अणु जो है उस बर्तन में क्या कर रहे होंगे? गति कर रहे होंगे। गैस के अणु उस बर्तन में क्या कर रहे होंगे? गति कर रहे होंगे। और जब गैस के अणु बर्तन में गति कर रहे होंगे, आप देख रहे हो कि गैस के अणु जब बर्तन में गति कर रहे होंगे कुछ न कुछ वेग से, मान लेते हैं उनका वेग क्या है, तो एक्स अक्ष की दिशा में वेग क्या होगा? bx, वाई अक्ष की दिशा में और जेड अक्ष की दिशा में। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? तो देखो जरा, यल भुजा वाले घनाकार बर्तन में गैस भरी है, गैस के अणु वेक्टर v वेग से गतिमान है। गैस के अणु किस वेग से गतिमान है? एक्स अक्ष की दिशा में वेग क्या होगा? vx। गैस के अणुओं का द्रव्यमान मान लेते हैं, गैस के अणुओं का द्रव्यमान m। गैस का अणु द्रव्यमान कितना मान लिया? ठीक। अब एक चीज थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि परिभाषा हमने लिखाया कि किसी गैस में भरे सभी अणुओं द्वारा बर्तन के दीवार के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब होता है। तो हमको बल निकालना है। अब आप गति वाले चैप्टर में पहुंच जाओ, उस चैप्टर में आपको हमने पढ़ाया था बल के बारे में, संवेग परिवर्तन की दर बल कहलाती है। संवेग परिवर्तन की दर। तो जैसे हम अणु हैं, हम अणु मान लो bx वेग से x अक्ष की दिशा में ऐसे ऐसे चले, दीवार से लड़े, ठीक, तो आते समय हमारा कुछ संवेग रहा होगा। आते समय संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग m गुणे vx। और जब हम लौटने लगे तो अब हम इधर की ओर मुंह करके लौटेंगे ना, तो वेग की दिशा बदल गई, हमारा वेग माइनस bx हो गया और अब हमारा संवेग माइनस m vx हो गया। संवेग में परिवर्तन निकाल लो, माने p1 माइनस p2, तो 2m vx आ जाएगा। ये संवेग परिवर्तन हो गया। संवेग परिवर्तन की दर माने समय से भाग दे दो तो बल आ जाएगा। किससे भाग दे दो? क्या आ जाएगा? और जब बल आ जाएगा क्षेत्रफल से भाग दे दो तो क्या आ जाएगा? दाब। पता लग जाएगा ना? तो देखो जरा, अभी हम यह सच की बात कर रहे हैं। किस सच की? यह सच की दिशा में वेग bx है। माना कोई अणु, ध्यान से देखो, कोई अणु, ध्यान समझो, vx वेग से सामने वाली दीवार से टकरा कर वापस लौटता है। शिवांशु बेटा थोड़ा ध्यान देना बेटा प्लीज। यहां से अणु चल रहा है, किस वेग से? कि यहां से आता है यहां तक, लड़ता है, लड़के लौटता है। और आपको बताना चाहेंगे कि इसकी भुजाएं कितनी है? यल। जाते समय कितना दूरी किया? यल। लौटा तो कितना दूरी तय किया? तो कुल दूरी कितना हो जाएगी? 2m हो जाएगी कि नहीं? तो अब एक मिनट, माना कोई अणु vx वेग से सामने की दीवार से टकराकर वापस लौट आता है, इसलिए संवेग परिवर्तन डेल्टा p,
संवेग परिवर्तन माने बाद वाले संवेग में पहले वाला संवेग, जब जा रहा था तो संवेग द्रव्यमान गुणे वेग m dx, जब लौट आ रहा था तो संवेग m गुणे vx, लेकिन माइनस में, काहे माइनस में, लौट रहा उल्टा है, वेग vx हो गया। तो ये कितना आ गया बेटा, संवेग परिवर्तन 2m dx हुआ, कोई दिक्कत। अब इसलिए अणु द्वारा दीवार पर लगा बल का सूत्र याद करके, पीछे वाले चैप्टर में गति वाले में संवेग परिवर्तन की दर बल का रहती है, डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, संवेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, यही होता है नहीं होता, बोलो। अब संवेग परिवर्तन कितना आया है, माइनस गणना में नहीं काम लिया जाता है, परिवर्तन माने चाहे घटे चाहे बढ़े, केवल वैल्यू लिखेगा, अंक मान 2m dx। नीचे समय, समय बराबर क्या होता है बच्चों, समय बराबर, अब यहाँ समय नहीं दिया है तो दिमाग से निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर क्या होता है, तो जब कण गया कितना दूरी गया था l, लौटा कितना दूरी आया, तो दूरी माने 2l और चाल माने bs, या चाल भी लिख दे रहे हैं क्योंकि परिमाण वेग जो है चाल का भी है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है, समझ आ रहा है कि नहीं। संवेग परिवर्तन की दर 2m dx बटा v, कोई प्रॉब्लम। तो अब आगे बढ़े बेटा, 2l अपान v, यही ध्यान देना इसको। तो अब यहाँ पर 2 से 2 कट गया, m dx इंटू अपान l इंटू v, ठीक है। अगर एकांक समय में कहे होते तो 1 लिख देते। संवेग परिवर्तन की दर आ गया माने बल आ गया। अब एक चीज ये जानो कि गैस के अणु बर्तन के जो है भीतर सभी दिशाओं में एक समान वेग से गति करते हैं, सभी दिशाओं में कैसे गति करते हैं बेटा, और अगर जो है x अक्ष की दिशा में वेग bx है, y अक्ष की दिशा में वेग by है और z अक्ष की दिशा में वेग vz है, तो परिणामी वेग v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y प्लस v स्क्वायर, और x y z तीनों दिशा में वेग बराबर होता है, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर 3v स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर 1/3 v स्क्वायर। तो जहां v स्क्वायर है वहां क्या लिख देंगे 1, जहां v स्क्वायर x वहां क्या लिख देंगे 1/3 v स्क्वायर, और फिर आयतन से आयतन निकालने के लिए भाग दे देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है ना बेटा, बात समझ में आ रही है बेटा। तो अब यहां पर देखो जरा, यदि या गैस के अणुओं हेतु, गैस के अणुओं हेतु ध्यान से देखना, Vx बराबर Vy बराबर Vz, गैस के अणुओं हेतु Vx बराबर Vy बराबर Vz होता है कि नहीं, बोलो हाँ सर, Vx बराबर Vy बराबर Vz। तो इसलिए v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y प्लस v स्क्वायर z से, ये कहां से लाए हैं, वेक्टर से। वेक्टर में अगर दो वेक्टरों का परिणामी a और b का परिणामी r हो तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर होता है, उसी से। अब v स्क्वायर बराबर, सभी लोग ध्यान दो, v स्क्वायर x, यहाँ y सब बराबर है, बराबर किसके हैं vx के, तो सब की जगह हम v स्क्वायर x लिख दे रहे हैं, सब की जगह क्या लिख दे रहे हैं, इधर के लिए। बात समझ में आ रही है, समझ आ रहा है नहीं। तो अब ये v स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3v स्क्वायर x, तो v स्क्वायर x बराबर 1/3 v स्क्वायर, कोई डाउट। और यहाँ क्या चीज आ चुका है, बल, बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर 2m dx बटा 2l बटा bx, यहाँ bx है, ये क्या हो गया बेटा 2 से 2 कट गया, m v स्क्वायर x बटे l, ये क्या चीज आया था बल, वहां v स्क्वायर x का मान रख दें, अतः इसको समीकरण 1 माने रहेगा। समीकरण 1 से बल बराबर, देख के बताइए क्या आ गया, m बटा l गुणे
वी स्क्वायर एक्स है, उसकी वैल्यू क्या आई है 1/3 वी स्क्वायर माने 1/3 एम वी स्क्वायर बटे एल। ये क्या चीज पता लग गया बेटा, बल पता लगा ना। हमको चाहिए क्या, दाब। एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल दाब कहलाता है। तो क्षेत्रफल से भाग दे दे, किससे भाग दे दे, अतः अणुओं का दाब बराबर बल बटे क्या सूत्र होता है, बल क्या आया है 1/3 एम वी स्क्वायर अपान एल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बच्चों घनाकार वस्तु है, इसका क्षेत्रफल भुजा घाते दो एल स्क्वायर, तो ये हो गया 1/3 एम वी स्क्वायर बटा एल क्यूब। तो 1/3 एम वी स्क्वायर बटे वी काय भी लीजिए, आयतन है ना, क्या चीज है, आयतन है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा। अब बच्चों एक बार हम इतना आपको फिर से बता दें, तब फिर थोड़ा आगे बढ़े, कोई दिक्कत या असुविधा आपको नहीं होगी अगर हम एक बार फिर से बता दें, ठीक है, मानोगे कि नहीं। ध्यान से देखिए, मान ले रहे हैं क्या है, एल भुजा का कोई एक घनाकार पात्र है, बर्तन, तो सुविधा नहीं, एल भुजा कोई घनाकार पात्र है, इस पात्र में कोई गैस जिसके प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m है और जिसमें n अणु है भरी हुई है, कोई दिक्कत, n अणुओं वाली कोई क्या भरी हुई है बेटा, n अणुओं वाली क्या भरी हुई है, कोई सुविधा, n अणुओं वाली क्या भरी हुई है, कोई असुविधा किसी को, n अणुओं वाली गैस भर दिया हमने बर्तन में। अच्छा, अब जो है गैस के अणु मान लेते हैं का वेग वेक्टर v है, तो वेक्टर राशि में हमेशा घटक होते हैं, एक्स अक्ष की दिशा में घटक vx, y अक्ष की दिशा में vy और z अक्ष की दिशा में, इतना समझ में आया। यहाँ देखो एक्स अक्ष की दिशा में वेग क्या है, अब यहाँ ऐसा देखो, मान ले रहे हैं एक अणु यहाँ से चल के यहाँ लड़ता है, तो bx वेग से यहाँ लड़ा और लौट के फिर यहाँ आया, जाते समय उसका संवेग क्या रहा होगा mvx, और लौटते समय संवेग क्या रहा होगा, तो संवेग में परिवर्तन निकाले तो बाद वाले संवेग में पहले वाला संवेग घटा दे, क्या आ जाएगा, और संवेग परिवर्तन की दर मतलब बल होता है। तो ध्यान से देखो, अणु द्वारा दीवार पर लगाया गया बल डेल्टा पी बटा डेल्टा पी, डेल्टा पी 2mvx आया है, गणना में माइनस नहीं लेते। नीचे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, अणुआ एल दूरी गाहा देवलिया तक, फिर लौटा कितना दूरी है 2l, और कौने चाल से गाहा dl, तो 2l बटा vx बाकी ना है, यह देखा सुस्मित 2 से 2 कट गया, बच्चे निकाल काम तो दिखाओ, vx ऊपर गया, vx ऊपर गया तो ये v स्क्वायर x हो गया, नीचे ये लिखा रहने दिए, ये बल आ गया कि नहीं, जबकि हम जानते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगा बल दाब कहलाता है, लेकिन थोड़ा बल में दिमाग भिड़ाए। आपको पता है बेटा, वेक्टर वाला चैप्टर भूल गए कि अगर कोई दो वेक्टर a और b हो, उनका परिणामी r हो तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर, कोई भी वेक्टर अपने घटकों के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ वेक्टर b है, उसके तीन जो है घटक थे vx vy vz, तो v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर x धन b स्क्वायर y धन b स्क्वायर, और बर्तन में जो गैस के अणु होते हैं वो हर दिशा में समान वेग से गति करते हैं, जितने वेग से इधर जाते हैं उतने वेग से इधर, उतने वेग से उधर, माने vx vy और vz आपस में क्या होता है, तो जहां vy है वहां भी vx, जहां vz है वहां भी vx, तो ये 3b स्क्वायर x, तो b स्क्वायर x बराबर 1/3 b स्क्वायर, 1/3 बोलो, तो ये जो है, अब हम यहाँ पर समीकरण 1 में b स्क्वायर x का मान रख दिए, तो m बटा l 1/3 b स्क्वायर बराबर 1/3 m b स्क्वायर बटे l, कोई दिक्कत। हमको क्या चाहिए, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर ऐसे ऐसे, तो बल बटे क्षेत्रफल, बल लिख दिए 1/3 m b स्क्वायर बटे l, और क्षेत्रफल l स्क्वायर तो m बटा l क्यूब माने घन का आयतन, भुजा घाते थे, इतना समझ में आया। अब 1 मिनट और देखो थोड़ा सा, इतना सबको समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना
इतना सबको समझ में आ रहा है बेटा? कहीं कोई असुविधा? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गैस में यह अणु है, अगर हम कहें वर्ग माध्य वेग बताओ, क्या कहें? गैस के अणुओं का वर्ग माध्य वेग, मूल नहीं कह रहे हैं, वर्ग माध्य वेग, मूल नहीं कह रहे हैं, वर्ग माध्य वेग जानते हो, बार v स्क्वायर हम कह रहे हैं। तो आपको पता है क्या होता है, सारे अणुओं के वेग का वर्ग जोड़ दो, जैसे है तैसे भाग दे दो, यही ना? तो जैसे पहले अणु का वेग क्या है? v1, दूसरे v2, लेकिन हमने अभी बताया कि गैस के सभी अणुओं का वेग क्या होता है? तो b स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कै बार? n बार। अब नीचे ऐसा तो हो चाहिए, गैस का कैपिटल या लिख देते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? और तिरछा गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा n बार v स्क्वायर बराबर n v स्क्वायर, माने समस्त अणुओं का वेग क्या आ जाएगा? समस्त अणुओं का वेग क्या आ जाएगा? n बार, तो यहाँ बेटा जहां v स्क्वायर वहां क्या लिख सकते हैं? n बार v स्क्वायर, समस्त अणुओं का वेग। समीकरण 2 से दाब p बराबर 1/3 m। अब ये देखो v स्क्वायर जगह क्या लिख देंगे? n v स्क्वायर माने समस्त अणुओं का वेग क्या हो गया है? n बार v स्क्वायर। क्या हो गया बेटा? n बार v स्क्वायर बटे v। इधर क्लियर? और ये क्या चीज हो गया बेटा? आदर्श गैस के दाब का व्यंजक। यद्यपि ये डेरिवेशन कोर्स में नहीं है और ये बीएससी लेवल का डेरिवेशन है, आपको केवल इतना याद रखना है कि किसी बर्तन में भरी गैस का दाब 1/3 mn बार v स्क्वायर बटे v होता है। इधर क्लियर? डेरिवेशन आपको कोर्स में नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि अगर आपको बता दें तो थोड़ा समझने से और अच्छा आ जाएगा। तो आप लोग जो है समझ गए अब क्या करना है।